जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछा जा सकता है और लगभग आता ही है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आइए हम एक एक करके अंतर समझ लेते हैं। पिछली क्लास में हमने केंद्रीय बैंक को समझ लिया है, केंद्रीय बैंक क्या होता है उसका परिचय समझा, इसके बाद उसके कार्यों को भी हमने समझ लिया है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, केंद्रीय बैंक क्या होता है? देश का सर्वोच्च बैंक होता है। सर्वोच्च बैंक जैसे कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सर्वोच्च बैंक है, मतलब कि केंद्रीय बैंक है। अब जो आगे आने वाला चैप्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें जो हमने केंद्रीय बैंक समझ लिया है वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परिचय होगा और इसके बाद जो कार्य यहाँ पर समझे हैं यही कार्य हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य होंगे। तो दोबारा से हम नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रकृति या फिर परिभाषा, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं कि परिभाषा भी हो सकती है या फिर प्रकृति भी हो सकती है। किस प्रकार की प्रकृति? सबसे पहले अंतर के आधार, आपकी पुस्तक में जो टेबल दी हुई है जिस प्रकार से हम समझते हैं ठीक उसी प्रकार से ये टेबल दी हुई है। तो सबसे पहले अंतर का आधार कर लेना है कि किस आधार पे हमें अंतर करना है। उसके बाद किस किस में अंतर कर रहे हैं, जैसे केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक दोनों में अंतर कर रहे हैं और किसके आधार पर कर रहे हैं? प्रकृति। तो केंद्रीय बैंक की प्रकृति किस प्रकार की होती है? केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग संरचना का शीर्ष बैंक होता है। शीर्ष बैंक मतलब कि सर्वोच्च या फिर सबसे ऊपर का बैंक होता है और संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था का ये नियमन करता है, निर्देशन करता है, ये लिखेंगे। इसके बाद व्यापारिक बैंक यदि हम देखें तो व्यापारिक बैंक सर्वोच्च बैंक नहीं होते हैं बल्कि केंद्रीय बैंक के निर्देशन में काम करते हैं। किसके अंडर में काम करते हैं? केंद्रीय बैंक के। जैसे हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का निर्देशन करता है और उन पर कानून बनाकर लेकर आता है। व्यापारिक बैंक के लाभ के लिए मुद्रा एवं साख में व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? लाभ कमाने के लिए मुद्रा और साख में व्यवहार करते हैं या फिर साख में काम करते हैं, मुद्रा में काम करते हैं। व्यापारिक बैंकों का कार्य क्या होता है? लोगों से जमाएं स्वीकार करना और जो जमाएं प्राप्त होती हैं उन जमाओं का लोन के रूप में या फिर ऋण के रूप में वितरण कर देना। इससे क्या होता है? साख का निर्माण होता है। ये किस लिए करती हैं? लाभ कमाने के लिए। लेकिन उस साख पर नियंत्रण कौन रखता है? केंद्रीय बैंक। तो ये तो प्रकृति के आधार पर अंतर हो गया। अब दूसरा देखिए, स्वामित्व। स्वामित्व क्या होता है? स्वामित्व मतलब किसके अधिकार में रहते हैं? किसके अधिकार में? तो केंद्रीय बैंक जो रहता है वह सरकार के स्वामित्व में रहता है या सरकार के अंतर्गत आता है। एक हम कह सकते हैं सरकारी संस्था है, ठीक है। इसके बाद व्यापारिक बैंकों का यदि हम देखें तो व्यापारिक बैंकों में निजी बैंकें भी रहती हैं और सरकारी बैंकें भी रहती हैं। अब जैसे कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखोगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देखोगे और बैंक ऑफ इंडिया को देखोगे तो ये सारी क्या है? सरकारी बैंकें हैं। तो ये किस में आ गई हैं? सरकारी स्वामित्व में आ गई हैं। इसके बाद HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये क्या है? निजी क्षेत्र की बैंकें हैं, प्राइवेट बैंकें। तो व्यापारिक बैंकें निजी भी हो सकती हैं और सरकारी भी हो सकती हैं। तो ये स्वामित्व के अंतर्गत हमें लिखना है। इसके बाद साख व्यवहार देखिए। साख व्यवहार मतलब कि जो साख निर्माण का कार्य रहता है बैंकों का, व्यापारिक बैंकों का, उसमें कौन किस प्रकार का व्यवहार करता है। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है? तो केंद्रीय बैंक क्या करता है? केंद्रीय बैंक तो साख का नियंत्रण करता है। नियंत्रण किस प्रकार से? यदि बाजार में जो मुद्रा का प्रसार है वह अधिक हो जाए तो उसे कम कर सकता है और कम हो जाए तो अधिक कर सकता है। इस प्रकार से नीतियां लेकर आता है कि साख नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद व्यापारिक बैंकें जो होती हैं वह साख निर्माण का कार्य करती हैं, ठीक है। साख निर्माण का कार्य केंद्रीय बैंक भी करता है नोटों के निर्गमन के जरिए, लेकिन ये साथ साथ साख निर्माण का नियंत्रण भी करता है। साख निर्माण का नियंत्रण व्यापारिक बैंकें नहीं करती हैं। ये इसमें अंतर हो गया। इसके बाद चौथा अंतर का आधार है हमारा नोट निर्गमन। अब नोट निर्गमन का अधिकार केवल किसके पास है? केंद्रीय बैंक को। हमारे देश की केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में जितने भी नोट छपते हैं, जो कागजी मुद्रा होती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छापे जाते हैं। आप नोट पर लिखा रहता है सबसे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं?
केंद्रीय बैंक के, हमारे देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एक अधिकार प्राप्त है, इसमें ये लिखेंगे। इसके बाद व्यापारिक बैंकों का क्या रहता है, व्यापारिक बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार नहीं रहता है, इसमें ये लिख देंगे। इसके बाद बैंकर के तौर पर देखेंगे हम अंतर कि बैंकिंग का कार्य किसके लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो केंद्रीय बैंक सरकार और व्यापारिक बैंकों का बैंक होता है। ये कम हमने कल समझ लिया है, कब, जब हमने केंद्रीय बैंक के कार्य समझे हैं। व्यापारिक बैंकों का बैंक या फिर सरकार का बैंकर सरकार के लिए भी लोन उपलब्ध कराता है, व्यापारिक बैंकों के लिए भी लोन उपलब्ध कराता है। तो ये बैंकों का बैंक और सरकार का बैंकर होता है। इसके बाद यदि हम व्यापारिक बैंकों का देखें कार्य, तो उसका क्या है, ये आम जनता के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है या बैंकिंग कार्य उपलब्ध कराता है। छठा कार्य है समाशोधन गृह कार्य। समाशोधन गृह कार्य भी कल हमने समझ लिया है क्या होता है। ये हमने जब केंद्रीय बैंक के कार्य समझे तब चर्चा की थी। समाशोधन गृह कार्य के अंतर्गत चेकों का भुनाना, चेक भुनाए जाते हैं तो उनका कार्य किया जाता है। ये कार्य कौन करता है, यह समाशोधन गृह कार्य व्यवस्था का प्रबंध करते हैं। कौन करता है, केंद्रीय बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जैसे दूसरे देशों में हमने पढ़ा हुआ है, दूसरे देशों के कल उदाहरण लिए थे। इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम है जो क्या करता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है। व्यापारिक बैंक के समाशोधन गृह का कार्य नहीं करती हैं, इसकी व्यवस्था नहीं करती हैं, तो इसमें हम ये लिख देंगे। एक और देख लीजिए, अंतर का आधार है ब्याज। अब ब्याज क्या होता है, जो हम राशि जमा करते हैं उस पर कुछ हमें ब्याज सरकार जो है बैंकों के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा नहीं, बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जैसे आप खाते में कुछ जमा करोगे तो आपके बचत खाते पर 4% के लगभग ऐसा कुछ ब्याज दिया जाता है। ये दर हम उदाहरण के लिए समझ रहे हैं। अब यदि हम देखें तो केंद्रीय बैंक में आम आदमी का खाता नहीं होता है, तो ये ब्याज उपलब्ध नहीं कराती हैं आम लोगों को। और व्यापारिक बैंकों का खाता होता है, सरकार का खाता होता है, लेकिन जो केंद्रीय बैंक है वह जमाओं पर क्या ब्याज नहीं देती है। अब आप ये सोचेंगे हमारी जमा इसके पास जाती हैं, नहीं जाती, तो हमारी जमाओं का कुछ हिस्सा जो व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास या केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है वह जमा करना पड़ता है, लेकिन उस पर ब्याज नहीं मिलता है। इसके बाद हम जितनी भी राशि व्यापारिक बैंकों में जमा करते हैं उस सभी राशि पर हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा ब्याज दिया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से हम केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर कर सकते हैं। इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। यदि हमने व्यापारिक बैंक के और केंद्रीय बैंक को अच्छे से समझ लिया तो उसके जो कार्य हैं और जो उसकी प्रकृति या स्वामित्व है उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, व्यापारिक बैंक तथा केंद्रीय बैंक में अंतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत सबसे पहले उसका परिचय ही आएगा, तो वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि केंद्रीय बैंक में हमने देख लिया केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक दोनों एक ही है, एक ही बात है। वहाँ पर सिर्फ नाम दे दिया है, यहाँ पर केंद्रीय बैंक क्या होता है वो हमने समझा है। जैसे यहाँ पर समझ लिया हमने, भारत में इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके कार्य भी हमने समझ लिए हैं। अब हमें बैंक का जो टॉपिक है, या हम ये कहें कि जो अध्याय है हमारा, अध्याय नंबर 23 और अगला जो अध्याय नंबर 24 है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है साख नीति। तो कल हम साख नीति पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।